हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू प्रवेश परीक्षा 2021 के अंतर्गत एमए हिंदी साहित्य के सेट नंबर 4 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। इसमें हम बातचीत करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर, जो कि आपके प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएँ होने वाली हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी, यूपी हायर एजुकेशन, तो जितनी प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ में यूजीसी, एनटीए नेट, जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से भी ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन दिया ए 347, बी 348, सी 343, डी 345। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और इसकी लिपि देवनागरी लिपि तथा इसके जो अंक हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे, इनकी बात कही गई है अनुच्छेद 343 से 343 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नए चाल में कब ढली? ऑप्शन ए 1880, बी 1857, सी 1873, डी 1860। तो इसका जो सही जवाब होगा सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने कहा था हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और पहले भी पूछा गया है, और जब मैं आधुनिक काल से संबंधित लेक्चर बनाया था तो उसमें भी इसका जिक्र किया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 से 351, बी 434 से 315 तक, सी 443 से 135 तक, डी 334 से 153 तक। तो आप देख रहे हैं बस केवल अंकों का हेर फेर है और इसमें एक ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष अघोष को लेकर भी एक मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था, आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि सघोष महाप्राण क्या है, अघोष महाप्राण क्या है, सघोष अघोष क्या है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है। तो आपको ज़रूर थोड़ा फायदा मिलेगा। इस प्रश्न के ऑप्शंस को देखते हैं। ए क, बी ट, सी ज, डी ठ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ध्वनि, और जो सघोष होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 जो है वो कॉमन है, तो इस हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो होगा डी ठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट स्वर है? स्वर कई प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, स्पष्ट स्वर। ठीक है, तो ऑप्शन पूछ रहा है अ, ए आ, बी ई, सी ई, डी अ। स्पष्ट स्वर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है आ जो होता है वो स्पष्ट स्वर के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन दिया है ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बी प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। तो ये 4 भाषाओं का अनुक्रम दिया हुआ है और इसमें एक अनुक्रम सही है, तो उसी को आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन सही है। पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास को लेकर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में खोज कर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया। एक तरफ वर्ण दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके ध्वनि उच्चारण स्थान जो हैं उनके बारे में है। तो क के सामने दिया है सघोष महाप्राण, ख अघोष महाप्राण, ग सघोष अल्पप्राण, घ अघोष अल्पप्राण, और एक 5वां ऑप्शन इसमें दिया है सघोष आनुवंशिक। ठीक है, तो अब आपको सघोष पता होना चाहिए, अघोष पता होना चाहिए, महाप्राण पता होना चाहिए और अल्पप्राण पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है उसमें हम पहले मिलाएंगे
तब ज़्यादा बात क्लियर होगी। तो देखते हैं कि जो क है वो क्या है, अघोष अल्प प्राण है। ठीक है, अघोष अल्प प्राण है। कारण है कि जो अघोष होता है वो पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और जो अल्प प्राण होता है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। और जो महाप्राण होता है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, और जो सघोष होता है वो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो इस तरीके से आप इसको सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं। और जो ख है, ख अघोष महाप्राण है। ठीक है, क्योंकि आप दूसरा है वर्ग का, क वर्ग का दूसरा है तो महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। और अघोष में भी ये दूसरा है तो अघोष में पहला और दूसरा आता है, तो उसी हिसाब से। ठीक है, और ग क्या है, ग है आपका ये सघोष अल्प प्राण, और घ क्या है, घ हो गया सघोष महाप्राण। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। बाकी इसी में सब इधर उधर घुमा के दिया हुआ है, तो बस प्रश्न को देखकर उसका सही आंसर आपको खोजना है। तो एक बार आप देख लीजिए, क ख ग घ पूछा था और सघोष महाप्राण अघोष महाप्राण ऑप्शंस में दिए हुए थे, आपको मिलान करना था। ठीक है, तो अघोष और सघोष महाप्राण अल्प प्राण संबंधी वीडियो लेक्चर जरूर देखिए और बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भाषाविदों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी किताबों का नाम दिया है। तो कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा, इन लोगों की किताबों का नाम दिया है, उसको मिलान करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं किशोरी दास वाजपेयी, जो आपको पहले आए उसी को पहले मिलान कर लीजिए। किशोरी दास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण, और रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। खासतौर से जो जेएनयू में पढ़ने जा रहे हैं उनको भाषा और समाज किताब खरीद कर पढ़ना पड़ेगा, हिंदी शब्दानुशासन भी पढ़ना पड़ता है, और बाकी ये दोनों किताबों का नाम आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का 2 सही होगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का हो गया 3। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो अभी इन किताबों का नाम अपने दिमाग में रख लीजिए ताकि वन लाइनर सवाल भी आए तो आप उसको हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी छोटा नागपुर। तो मुंडा परिवार जो भाषा परिवार है, मुंडा आप जानते हैं कि एक जनजाति भी है, तो वो छोटा नागपुर यानी कि जो झारखंड साइड का इलाका है और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, वहाँ ये सब भाषा बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, और एक तरफ ए बी सी डी करके दिया हुआ है, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 करके दिया है, तो उनको सुमेलित करना है। इसमें दिया है स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ, घोष ध्वनियाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें स्वर ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्वर हैं अ, अह, ए, ओ। ठीक, तालव्य ध्वनियाँ आप जानते हैं कि क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य, ठीक है, त वर्ग दंत्य, इसी तरीके से प वर्ग ओष्ठ। तो हर वर्ग का एक उच्चारण स्थान है, उसी के अनुसार इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो स्वर ध्वनियों में आ गया अ, ए, ओ। तालव्य में आ गया आपका, तालव्य में आ रहा है 5वां। ठीक है, च छ ज झ। अल्प प्राण में जो 1 2 अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, उसका जो सही जवाब है ए का 4 हो गया, बी का 5 हो गया और सी का 3 हो गया। ठीक, अल्प प्राण पहला दूसरा आता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ पहला वर्ग का ही नाम। फिर घोष ध्वनियाँ लिखा है, तो घोष को ही सघोष कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये दूसरा होगा। ठीक है, सघोष में आ रहा है आपका दूसरा है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा आ रहा है इसमें।
ठीक, तो इसके अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। ए ब्रजभाषा, बी भोजपुरी, सी मैथिली, डी अवधी। तो एक तरफ भाषा दे दिया है, दूसरी तरफ स्थान का नाम दिया है, क्षेत्र का नाम। तो ब्रजभाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अलीगढ़। भोजपुरी का जो इलाका है वो छपरा। मैथिली का जो इलाका है वो दरभंगा। अवधी का जो इलाका है वो सुल्तानपुर। तो इस हिसाब से आप कुट का मिलान करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी ऑप्शन आ रहा है। ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, ठीक है, सी का 5 हो गया, डी का 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। ए भक्ति सागर, बी सुख सागर, सी काव्य सागर, डी प्रेम सागर। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रेम सागर। और प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं, अष्टम, सप्तम, नवम, दशम। तो इसका जो सही जवाब है वो है अष्टम सूची में रखा गया है, मतलब कि 8वीं सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित हैं। ऑप्शन ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी रूसी, डी हिंदी। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है जर्मन। क्वेश्चन नंबर 15, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया। एक तरफ बोली दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। बांगरू, भोजपुरी, कुमायूनी, खड़ी बोली। ठीक, तो जो पहले आपको आ रहा हो उससे मिलाइए। भोजपुरी आपका आ रहा है छपरा। ठीक, खड़ी बोली का जो इलाका है वो मेरठ के आसपास का है। कुमायूनी का जो इलाका होगा वो अल्मोड़ा साइड में होगा। और बांगरू मतलब जो हरियाणवी भी कहा जाता है इसको, तो इसका जो इलाका होगा वो 5वां होगा। तो इस हिसाब से आप मिलाएंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें आप मिला लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी नागलिपि, डी हिब्रू। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी मैथिली, डी ब्रज। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मैथिली होगा। मैथिली बिहार में बोली जाती है, वो भी दरभंगा के इलाके में, ठीक है। दरभंगा जहाँ से मैथिली सर विद्यापति का संबंध है, ठीक है, जिनको कि मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, पुराने हिंदी नामकरण किसने किया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशाअल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो सही जवाब होगा डी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ए 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। इसका सही जवाब होगा बी 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, करम शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। तो ऑप्शन दिया है, ए अर्ध तत्सम, बी तत्सम, सी ऋण अनुवाद, ऑप्शन डी तद्भव, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्ध तत्सम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ बोलियां दिया है, एक तरफ स्टेट्स का नाम दिया हुआ है। तो हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। ठीक, तो कन्नौजी का संबंध उत्तर प्रदेश, गढ़वाली का संबंध उत्तराखंड, बघेली का संबंध मध्य प्रदेश, ठीक, हड़ौती का संबंध राजस्थान। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक, 21 का सी। तो देख लेते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। अब क्रिया रूप दे दिया है और बोली के अनुसार सुमेलित करना है। तो जो जो अपने क्षेत्र से संबंधित होंगे और इसमें क्रियाओं को देख रहे होंगे वो तुरंत इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो जैसे करो शब्द है, तो ये किससे जुड़ेगा, करहु किससे जुड़ेगा, करो किससे जुड़ेगा और करा
ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे करा जो होता है वो भोजपुरी से है, करव ये ब्रज से हो गया, ठीक है। करहूँ ये अवधी से हो गया, और करो शब्द जो है ये करो शब्द किससे आएगा, इसका ऑप्शन जो सही हो रहा है उसमें ए ऑप्शन सही है। तो मतलब कि करो जो है वो बांगरू यानी कि हरियाणवी से है, ठीक है। तो और बाकी जो भी ऑप्शन हैं वो सही लगाया गया है। तो इस हिसाब से आप क्रियाओं को देख लीजिए किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पाणिनि ने किस ग्रंथ द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी योग वशिष्ठ, डी बृहस्पति नीतिसार। तो पाणिनि का जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। सामान्य रूप से पूछा जा सकता था कि पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय, बी पद, सी धातु, डी उपसर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है पद। पद जब होता है तो वाक्य 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ए बचपन, बी लड़के, सी मातृत्व, डी एकता। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका मातृत्व, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियाँ दिया है और सुमेलित करना है। जसुमती हरि पालने झुलावे, तो ये तुरंत आप पकड़ लेंगे कि ब्रज भाषा से होगा। तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बैस सुहावा, ये क्या हो गया? अवधि। अतिरंग स्वामी सुमिली राती बेटी राजा भोज की, ठीक। तो ये सु जहाँ पर आता है ये सब, तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी हिंदी, ठीक है। दखन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी कूँ हरकत, नगीना है लग। तो ये किस में आ जाएगा? अगर इसका देखा जाए जो सही ऑप्शंस है इसके अंतर्गत ए ऑप्शन सही हो रहा है। मतलब कि ए का तीसरा जो कि हमने लगा दिया है, बी का पांचवा उसको भी लगा दिया है, सी का पहला, सी का जो है वो पहला है, यहाँ पर ये गलत हो रहा था। तो डिंगल है, अतिर स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की, ठीक है। तो ये डिंगल। और बाकी कु सु ये जहाँ भी आता है वो दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका ऑप्शन सी 2 सही होगा। तो कुल मिला जुलाकर इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित क्रिया को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। अब फिर से क्रिया दिया हुआ है और भाषा से मिलान करना है। लिखा है कि आय, आइल, आवा, आयो, ठीक है। तो इसको मिलाना है। तो आइल शब्द, आइल जो शब्द है ये किससे है? भोजपुरी से। आवा ये किससे है? अवधी। आयव ये ब्रज। अययु, अययु शब्द किससे है? तो एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं, कई बार मिलाने के बाद पता चल जाता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर इसमें बी, ए का 3 है, अपभ्रंश हो गया ये, और बी का 5, सी का 1, डी का 2। तो ये इसका सही आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों को उनकी संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। संधि दिया हुआ है एक तरफ और सुमेलित करना है। निरोग, दीर्घाकार, सदाचार, प्रत्येक। तो जो संधि पहले आ रही हो उसका हम मिलान कर लेते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो ये क्या हो गया? यण संधि हो गया, ठीक। फिर दीर्घ धन आकार, दीर्घाकार, ये हो गया दीर्घ संधि। तो 2 मिल रहा है, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में कि बी का 1 कौन सा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस में बी का 1 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो सीधे आप तुरंत खोज लेंगे ये। और डी का 2 ये भी हो गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब बी हो गया। और बाकी जो बच रहे हैं इस ऑप्शंस के आधार पे आप लगा सकते हैं। ए का हो गया 3 विसर्ग संधि, और सी का हो गया 5 व्यंजन संधि, सत्य धन आचार सदाचार। तो व्यंजन संधि से संबंधित भी मैंने बहुत वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख लीजिए संधि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? ए सौरसेनी अपभ्रंश, बी अपभ्रंश, सी पश्चिमी प्राकृत, डी प्राकृत। तो हिंदी भाषा का संबंध है सौरसेनी अपभ्रंश से।
क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया था? ए लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा, डी अशुद्ध भाषा। तो इसका जो सही जवाब है वो है देश भाषा। अपभ्रंश को नाम दिया था देश भाषा का। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ए संस्कृतनिष्ठ, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी दक्षिणी हिंदी, डी ब्रज अवधि मिश्रित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ए स्वनिम विज्ञान, बी बोली विज्ञान, सी अर्ध विज्ञान, डी कोश विज्ञान। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वनिम विज्ञान से संबंध है ग्रीम नियम का। इसको कई बार ध्वनि विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया है ए य, बी प, सी क्ष, डी ज्ञ। तो अर्धस्वर है इसमें य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, बोली का लघुत्तम रूप क्या होता है? ए व्यक्ति बोली, बी उपबोली, सी सहायक बोली, डी वर्ण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बोली का लघुत्तम रूप है व्यक्ति की बोली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? ए उड़िया, बी बांग्ला, सी असमिया, डी कन्नड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी कन्नड़। 36, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? काशिका, ए ऑप्शन दिया है बांसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस, डी मगध। इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा। बनारस के आसपास बोली जाने वाली भाषा को काशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ये प्रश्न दोबारा दोहराया गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? एक तो होता है कि अपभ्रंश या अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है। यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश है। एक तरीके से ये प्रश्न काफ़ी ध्यान देने वाली है। इसमें ऑप्शन दिया ए रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल साकृत्यायन। तो इसका जो सही जवाब दिया गया है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी, डी डोंगरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भोजपुरी। अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है। बाकी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में है, लेकिन इसको अभी राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ए भोजपुरी, बी बुंदेली, सी मगही, डी मैथिली। इसका सही जवाब है बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और बाकी जितना भी है वो सब बिहारी भाषा के संबंध में आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ए जनपदी हिंदुस्तानी, बी वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, सी कौरवी, डी रेख्ता। तो इसका जो सही जवाब है वो है सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी के नाम से खड़ी बोली को पुकारा था या कहा था। खड़ी बोली का दूसरा नाम जनपदी हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्ताक्षर। तो इसका जो सही जवाब है ये है अयोगवाह, ठीक है। याद रखिए अंग और अ ये अयोगवाह कहलाते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत ह भी आता है और एक काकल्य होता है। एक अयोगवाह होता है, एक काकल्य होता है। तो अयोगवाह में अह और अंग आता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ उसको बोलने वाले हैं या फिर उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो दक्षिणी हिंदी, कोसली, ब्रजबुली, संधा भाषा, ठीक है। तो इसमें जो है देखा जाए कि संधा भाषा का प्रयोग किसने किया है? सिद्धों की भाषा रही है तो सरप्पा, ठीक है। कोसली का दूसरा नाम है अवधि, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग किए थे
उनका नाम है, डी का जो आंसर है वो 3 हो गया, तो इसमें पहले से मिला लेते हैं हम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डी एक ही जगह 3 दिख रहा है, तो बाकी को आप जल्दी जल्दी मिला लेंगे। सी का हो गया 4 और बी का हो गया 1, ठीक है, और ए का हो गया 2। अब आपका पूरा सही हो जाएगा। दक्कनी हिंदी जो कुतुब शाह, कोसली दामोदर पंडित, ब्रजबुली शंकरदेव अवतरे और संध्या भाषा सरपाद। तो आराम से ऐसे प्रश्नों को हल करना पड़ता है मिला मिलाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अवहट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवहट। क्वेश्चन नंबर 45, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ठीक, ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 10, डी 9। तो अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या थी 8। क्वेश्चन नंबर 46, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो मगही बिहार में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ए रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास, डी अर्थ। तो इसका जो सही जवाब है वो है इतिहास। क्वेश्चन नंबर 48, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। फिर इन्हीं लिपियों का हेर फेर किया गया है। 4 लिपियां हैं और उन्हीं से ब्राह्मी लिपि के विकास क्रम का अनुक्रम पूछा गया है इसमें कि कौन सा सही है। तो ऑप्शंस में जो सही होगा वो ए सही है, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। ये इसका विकास क्रम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये भाषा के सिद्धांत दिए गए हैं, उनके प्रतिपादकों का नाम है, तो उनको आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। इसका जो पहला है धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला धातु सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं वो हेज हैं। तो ए में हम देखते हैं कि 5 कहाँ दिया हुआ है, तो ये सी ऑप्शंस में दिख रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ठीक है। अब उसके अनुसार हम मिला लेते हैं कि बी किसका सही होगा। तो बी जो है वो न्यायर द्वारा दिया गया यो हे हो सिद्धांत, सी जो है वो राय द्वारा दिया गया है, और डी जो है रेवेज द्वारा दिया गया है। तो इस हिसाब से आप प्रतिपादकों को भी देख लिए और सिद्धांतों के बारे में भी आप जान गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, आगरा का बोली क्षेत्र है। ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज, डी छत्तीसगढ़ी। अब आगरा में क्या बोला जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 51, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? ठीक है, ऑप्शन दिया है सन 1816, 1826, 1836, 1946। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1836 ईस्वी में निकला था। और आधुनिक काल का इतिहास, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को ठीक अप्रोच से कैसे पढ़ें, इस पर जब मैं चर्चा कर रहा था तो बाकायदे इन टर्निंग पॉइंट्स को मैंने इंडिकेट किया है, ज़रूर उसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ठीक है, पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ऑप्शन दिया है उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राच्य। क्वेश्चन नंबर 53, धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन ए 13 स्वर 38 व्यंजन, 12 स्वर 34 व्यंजन, 15 स्वर 41 व्यंजन, 14 स्वर 36 व्यंजन। तो धीरेन्द्र वर्मा ने माना है 13 स्वर माना है और 38 व्यंजन, टोटल 51। तो ये ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। ए कवितावली, पृथ्वी, राजरासो, बड़बेनाई का भेद, अमीर खुसरो की मुकरियाँ। तो इसको मिलाते हैं। तो कवितावली किस में है? ब्रज भाषा में। तो आप ए का देख लीजिए 2 किस में सही है, तो यहाँ पर 2 जगह पे सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि सही में कौन सा है। फिर बी का पृथ्वी पिंगल में है,
बरवे नाई का भेद ये किस में है, अवधि में, और अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ वो खड़ी बोली में। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कवितावली ब्रजभाषा में, पृथ्वीराज रासो पिंगल में, बरवे नाई का भेद अवधि में, अमीर खुसरो की मुकरियाँ खड़ी बोली में। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ए ब्राचण, बी पैसाची, सी मागधी, डी अर्धमागधी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ब्राचण। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो डोंगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। तो इसका सही जवाब होगा भोजपुरी। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपमान, बी अपराध, सी अपयश, डी अपमति। ठीक है, तो उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। कवियों का नाम दिया है और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं उनको सुमेलित करना है। जगदीश गुप्त, वंशीधर शुक्ल, ईश्वरी, सूर्यमल मिश्र। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन किस क्षेत्र का है। इसमें जगदीश गुप्त का संबंध जो है वो ब्रज भाषा से है। तो हम देख लेते हैं कि ए का 5 कहाँ पे है, तो इसका हम डी में दिख रहा है। ठीक है, फिर बंशीधर जो हैं वो अवधी क्षेत्र के हैं, तो अवधी हो गया। फिर ईश्वरी का फाग ये बुंदेली इलाका से संबंधित है, तो एक हो गया। फिर इसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो है तो वो हो जाएगा राजस्थानी से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। जगदीश गुप्त ब्रज, बंशीधर शुक्ल अवधी, ईश्वरी बुंदेली और सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी से हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रज। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ए केल्टिक, बी इतालिक, सी जर्मनिक, डी सियोयन। तो कौन सा भारतीय भारोपीय परिवार में नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो रहा है वो है डी सियोयन। क्वेश्चन नंबर 61, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ए उड़िया, बी मराठी, सी बिहारी, डी बांग्ला। इसका जो सही जवाब है वो है मराठी। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ए गार्थ दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रियर्सन। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी अवधि। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी अवधि, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका जो सही जवाब है वो डी है। बाकी में एक पश्चिमी है तो एक पूर्वी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो जवाब है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। ए बांगरू, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी भोजपुरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बघेली। अर्धमागधी जो आती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो बघेली क्या है? पूर्वी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा छत्तीसगढ़ी। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है? आकार बहुला नहीं है। ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। तो इन ऑप्शंस में जो बुंदेली है वो आकार बहुला नहीं है, बाकी क्या है? आकार बहुला है। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदू मग पर पाउन राखियो का बहुते जो हिंदी भाखियो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दिया है ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो इसका जो सही जवाब है वो है अवधि में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये एक सूफी कवि ने इस पंक्ति को लिखा है, कमेंट्स कर आप बताइए कि किन की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? ए गुजराती, बी पंजाबी, सी मराठी, डी सिंधी। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजराती। क्वेश्चन नंबर 70, बाह्य प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के भेद हैं।
3, 4, 2, 5। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। खड़ी बोली ब्रजभाषा बांगरू अवधि, तो अवधि सुल्तानपुर, ठीक है। ब्रजभाषा आगरा, खड़ी बोली खड़ी, अब इसमें से 2 देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं। डी का 2, तो आप देख रहे हैं डी का 2 ए है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके अनुसार ए जो हो गया वो बिजनौर, और बी 3 मिल ही रहा है। सी 5 हो गया, मतलब बांगरू जो है वो करनाल, यानी कि ये जो हरियाणवी है वो करनाल साइड में है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही हो गया। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? ए रामविलास शर्मा, बी सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ए भोजपुरी, बी मैथिली, सी छत्तीसगढ़ी, डी मगही। तो इसमें जो सही जवाब है वो छत्तीसगढ़ी, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, ठीक है। तो भोजपुरी गाजीपुर, मगही तो हो गया पटना। तो अब देख लीजिए कि सी का 4 किस में आ रहा है, तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। बाकी को आप मिला लीजिए। ए हो गया आपका 3, पश्चिमी पहाड़ी शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, ठीक है। और बाकी भोजपुरी गाजीपुर और मगही पटना, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों को हल करिए तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ए 343, 348, 349, 351। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 351, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल 75 प्रश्नों पर विचार किया, और उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे, बहुत नए प्रश्न भी आपके सामने आए होंगे, और एक प्रैक्टिस हुआ होगा कि किस तरीके से हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उन्हें हल किया जाएगा। आगे भी ऐसे प्रश्नों को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।